नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करना स्टार्ट किया था और उसी चर्चा के दौरान हम लोगों ने ये जाना कि किस प्रकार से 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, जिसमें से एक को इग्नियस, दूसरे को सेडिमेंट्री और तीसरे को हम लोगों ने क्या कहा था, मेटामॉर्फिक। हिंदी में इन्हीं तीनों को हमने क्या कहा था, आग्नेय चट्टान। दूसरे को हमने क्या कहा था, दूसरे को हमने कहा था अवसादी चट्टान। और तीसरे को हमने क्या कहा था जी, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो आज उसी पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक बार हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको करना है जी लाइक, कमेंट और शेयर। पिछली कक्षाओं में हमने थोड़ा सा बेसिक परिचय ले लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं भूमि के अंदर या भूमि के आंतरिक संरचनाओं के बारे में, जहां पर हम देखते हैं चट्टानों के बारे में मुख्यतः से, और चट्टानों में भी हम देखते हैं किसके बारे में, तो आपको पता होगा पुरातन सेल समूह, पुराण सेल समूह और आर्यन सेल समूह। इन्हीं 3 सेल समूह में अलग अलग है ना हम लोग चट्टानों को देखते हैं। जैसे पुरातन या आर्कियन सेल समूह के युग में हम जब देखते हैं तो 2 चट्टान पड़ते हैं, एक को आर्कियन, दूसरे को धारवाड़ कहते हैं, प्रीकैम्बियन कल्प में या पुरातन समय में। आगे बढ़ते हैं तो पुरातन से आगे बढ़ते हैं पुराना या पुराण संघ में, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर किसके बारे में जी, कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। उसके बाद द्रविड़ियन कल्प की चट्टानें कल्प आता है, लेकिन उसमें हम लोग ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट आर्यन सेल समूह के बारे में। मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ ना अभी, इंडियन ज्योग्राफी में। फिर हम लोग पढ़ते हैं आर्यन सेल समूह में गोंडवाना, फिर दक्कन, दक्कन के बाद टर्सरी और टर्सरी के बाद क्वाटरनरी सेल समूह के बारे में। तो अलग अलग हम लोग अलग अलग कल्प में अलग अलग टाइप के चट्टानों के बारे में पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हमको केवल आधा कवि गोद में जो हमारा ट्रिक था है ना, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, और कडप्पा के साथ साथ हमको याद रखना है विंध्यन और गोंडवाना और दक्कन। इन 6 के बारे में हमको पढ़ना होता है, जिसमें से मुख्यतः हमको क्या याद रखना होता है, मुख्यतः जो चीज़ें हमको याद रखना है ये कि चट्टानें कहाँ पर मिलती हैं, किसका विस्तार कहाँ पर है, और इन चट्टानों में किस प्रकार के हमको खनिज प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ये जो चट्टान आप देखते हैं, इन चट्टानों से क्या कोई चीज़ें प्रभावित होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इस टॉपिक में। पुस्तकों में इसको बहुत ज़्यादा लेंदी करके दिया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ऑथेंटिक बुक है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, जो एल.एन. वर्मा सर की बुक है, उसको जब आप पढ़ेंगे पूरा चीज़ आपके ऊपर से जाने वाला है, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपको इस टॉपिक को इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप क्या करेंगे, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को करेंगे सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जब भी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छत्तीसगढ़ में सेल समूह, या हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना के बारे में आप सभी को याद होना चाहिए, 3 प्रकार की चट्टानों का के बारे में हमने चर्चा किया था, उन्हीं पर थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे। ये है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें चट्टानों की निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति कि चट्टान किस प्रकार के हैं, अवसादी है कि कायांतरित है कि रूपांतरित है, कि चट्टान जो है आग्नेय है। चट्टानों की प्रकृति, इसमें उसके गुणों के बारे में चर्चा होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं उन चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं क्या, उसके बारे में देखते हैं। चट्टानों की
विशेषता विशेषता, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वो चट्टान किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्षेत्र पर चर्चा हम लोग करते हैं। ये बेसिकली इस टॉपिक का सबसे हम कह सकते हैं आधार पॉइंट है, और इसी के आधार पर आपको इसको पढ़ना चाहिए, तब जा करके आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी। प्रीवियस क्लास में हमने जिस पर हमने चर्चा किया था उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, देन हम लोग आगे की क्लास को देखेंगे। ये हमारे छत्तीसगढ़ का मैप देख पा रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था टाइप ऑफ रॉक्स, या इसी को आप क्या कहते हैं, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के प्रकार में सबसे पहले आप देखते हैं जी इग्नियस रॉक को। इग्नियस रॉक को आप क्या कहते हैं, आर्कियन से आग्नेय चट्टान। उसके बाद आप देखते हैं सेडिमेंट्री, जिसको औसादी कहते हैं, और मेटामॉर्फिक, इसको आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं भैया कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो चलिए भैया इग्नियस को हम लिख लेते हैं यहाँ पर आग्नेय, ठीक है। सेडिमेंट्री को लिख लेते हैं औसादी। इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, मेटामॉर्फिक को लिख लेते हैं कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित ये प्रीवियस क्लास में भी बताया हुआ है, ठीक है। रूपांतरित, चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ठीक है। आग्नेय, इसी के बारे में हमको मेनली जानना है, क्योंकि इसी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करते हैं, तो इसी चट्टान से औसादी, और औसादी के बाद में इन दोनों चट्टानों से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो आपको मेनली इस बात को याद रखना है, जो बाकी चट्टानें हैं वो मूल चट्टान अर्थात प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टानों से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्मित होती है। इस बात को अच्छे से नोट करके लिखेंगे अपने कॉपी में। आग्नेय चट्टान को क्या कहेंगे आप, आग्नेय चट्टान को अगर आप जानते हैं तो उससे पहले आपको याद रखना है आग्नेय शब्द, आग्नेय जो शब्द है, ठीक है। मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। आग्नेय शब्द किससे बना है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे ये बना है अग्नि से। किससे बना है, अग्नि से। एक बात तो आपको याद रखना है, आग्नेय शब्द किससे बना है, अग्नि से बना हुआ है। आपको याद रखना है ये जो आग्नेय या इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आपको बता दें, एक टाइम पर जैसे आप सुने होंगे पृथ्वी आग का गोला था, उसी प्रकार से धरातल के भीतर भी कुछ इसी प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसमें आप पढ़ते होंगे चट्टानें आपस में एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया संचालित करती हैं। हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ें कैसी होती है, तो वो सब क्रियाएं जो संपन्न होती हैं वो होती हैं भैया प्लेटों के संचरण के कारण, प्लेटों की गति के कारण। प्लेट कहने का मतलब होता है ऐसे ही बड़े बड़े चट्टानों की क्या है जी, आप कह सकते हैं बड़े बड़े चट्टान होते हैं धरातल के भीतर, जो एथेनोस्फीयर में जो एक तरल है ना माध्यम होता है उस पर ये लोग गति करते हैं। जब ये पास पास आते हैं, दूर दूर जाते हैं, तब इसको क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। आपको मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग यहाँ बाहर में पर्वत, पठार और पहाड़ों को देखते हैं और चट्टानों को देखते हैं, तो आप कहते हैं ना ये कितना विशालकाय चट्टान है, विशालकाय पत्थर है। उसी प्रकार से इस धरातल के भीतर भी आपको अलग अलग किस्म की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। आप गांव में देखे होंगे जब बोर की खुदाई होती है तब कुछ देर मिट्टी आने के बाद मिट्टी से नीचे आपको चट्टानें मिलना स्टार्ट हो जाती है। वो चट्टानें ऐसी थोड़ी ना है जी, वो चट्टानें यही चट्टानें हैं। इसी के बारे में हमको आज पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। ये आग्नेय जो शब्द है वो अग्नि से बना है, और ये आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो धरातल के भीतर जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप जब धीरे 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 जब ठंडा हो जाता है, तो जो सबसे पहले मूलभूत चट्टान बनती है या जो सबसे प्राथमिक चट्टान बनती है उसी को कहते हैं आप लोग इग्नियस, या क्या कहते हैं जी, आग्नेय चट्टान। तो याद रखना है ज्वालामुखी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप, ज्वालामुखी या लावा के ठंडे होने के उपरांत किसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। और आग्नेय चट्टान इसीलिए क्या है जी,
प्राथमिक चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है। देखिए ये अभी खुद स्वयं क्या हो रहा है, स्वयं अभी ये बन रहा है किससे, लावा से। अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी परत नहीं जमी है, ठीक है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी परत नहीं है। अगर इसके ऊपर धीरे धीरे अपर्दन और अपक्षय के बाद कोई परत जम जाए तो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, उसको हम लोग करेंगे अवसादी चट्टान में। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, कि आर्कियन के अपर्दन एवं अपक्षय के बाद एक चट्टान का निर्माण होगा जिसको हम लोग कहेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। और आर्कियन शब्द में क्यों प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि आर्कियन जो है एक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आपको याद रखना है प्राथमिक चट्टान है कौन, आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है। इससे आपको याद रखना है अगर ये प्राथमिक चट्टान है तो आपको याद रखना है कोई चीज अगर कोई प्राथमिक चट्टान है तो इसमें किसी भी प्रकार की परत नहीं पाई जाएगी, परत नहीं पाया जाता है, परत नहीं पाया जाता है। देखिए यहां पर जितनी विशेषताएं मैं आपको आग्नेय के लिए लिखवा रहा हूं वही विशेषता आपको आर्कियन के लिए भी याद रखना है, क्योंकि आर्कियन एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अच्छे से आपको इस बात को अपने जहन में, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना है इस बात को, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्राथमिक चट्टान परत है ना, इसमें परत नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। आगे आपको क्या याद रखना है आग्नेय चट्टान के बारे में, इग्नियस रॉक के बारे में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इस समय किसी भी प्रकार के पादप या इस समय किसी भी प्रकार की जीव का कोई भी इस समय क्या नहीं था जी, किसी भी प्रकार का इस समय प्रमाण नहीं था। इसीलिए यहाँ पर जब जीव नहीं होंगे, है ना, ना ही पादप होंगे, तो न ही ये वहाँ पर दबेंगे, ना ही इनकी मृत्यु होगी, ना ही ये अपघटित होंगे, कंपोजिशन होगा इनका, और न ही यहाँ पर जीवाश्म की हमको प्राप्ति होगी। इसलिए जीवाश्म रहित होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, जीवाश्म रहित। ये सभी विशेषताओं को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया, आग्नेय चट्टान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी चट्टानों के निर्माण में सहायक है, इस बात को आपको याद रखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रत्यक्ष या परोक्ष कह लें या अप्रत्यक्ष कह लें रूप से सभी चट्टानों के निर्माण में सहायक है, इस बात को आपको कंप्लीट लिखना है सेंटेंस को, ठीक है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी चट्टानों के निर्माण में सहायक होती है आग्नेय चट्टान। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। कई बच्चे कहते हैं सर हमको स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो आप स्क्रीनशॉट के लिए टेंशन न लीजिए भैया, बिल्कुल भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस के बाद कुछ घंटे के बाद कुछ काम करने के बाद हम लोग भी आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड करा देते हैं, और हमारा ये वीडियो आपको यूट्यूब पर हमेशा मिलेगा। इसको हम लोग कभी भी हाइड नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। हम लोग हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा तो वहाँ पर हम लोगों को पढ़ाएंगे। इस चक्कर में यूट्यूब को छोड़ करके यहाँ की कंटेंट को डिलीट करने वाले लोग नहीं हैं। आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, PDF प्राप्त करना है, वहाँ से नोट्स आपको बना लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या लावा के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। प्राथमिक चट्टान है, इसमें परत नहीं पाया जाता है, जीवाश्म रहित है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी चट्टानों के निर्माण में सहायक होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अब अवसादी चट्टान की अगर आप बात करेंगे, है ना, इसके अंतर्गत आप एक एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भैया, आप लिख लीजिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्या लिख लीजिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट को लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ग्रेनाइट और बेसाल्ट को लिख लीजिए एग्जाम्पल में, किसके, आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल में। अब आगे बढ़िए और देखिए अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान ऐसे चट्टान होते हैं जो आग्नेय चट्टानों के, इग्नियस रॉक्स के अपर्दन, इरोजन या अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, इस बात को याद रखना है। ऐसे ही आपको लिख लेना है, अवसादी चट्टान वे चट्टान होते हैं जो आग्नेय चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए जी यहाँ पर देखते हैं ये किसके परिणाम स्वरूप निर्मित हो रहे हैं, आग्नेय या, इसको अलग पेन से लिखते हैं, अलग कलर से लिखते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के अपर्दन
एवं अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित। ओके, क्लियर हुआ बातें? ठीक है, याद रखना है आर्कियन अवसादी जो चट्टानें होती है है ना, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, आपको याद रखना है किसके परिणाम स्वरूप बनती है? इग्नियस रॉक्स के इरोजन के परिणाम स्वरूप आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है जी, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, मैंने कहा था कि ये जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जब परत जम जाएगी तो आपको याद रखना है वो जो परत जमती है वो किसके बाद जमती है? इसके इरोजन के परिणाम स्वरूप। इसलिए आपको याद रखना है इसके इरोजन अगर हो जाए तो जो चट्टान अब इसके ऊपर निर्मित हो रही है, जो इसके ऊपर बनते जा रही है, उस चट्टानों को अगर आप देखेंगे तो उसी को आप क्या कह रहे हैं? अवसादी चट्टान कह रहे हैं। इसीलिए याद रखना है ये अवसादी चट्टान परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान होती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों होती है परतदार चट्टान? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना भैया परतदार चट्टान क्यों होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो इसका कारण क्या है? आग्नेय चट्टान है ना, क्या होती है जी? परतदार चट्टान होती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और देखना है कायांतरित चट्टानों के बारे में। और कायांतरित चट्टान कैसे बनते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो मैंने बताया था कायांतरित चट्टान दोनों टाइप से बनते हैं। एक तो भैया ये अवसादी चट्टानों के, इसको भी कैसे लिख लेते हैं जी? अलग पेन से लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ें। एक तो अवसादी चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप, और एक होता है आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप या अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनता है कौन सा जी? कायांतरित या रूपांतरित। मतलब दोनों ही प्रकार के चट्टानों से निर्मित हो सकता है, कायांतरित या रूपांतरित। इसमें अगर आप देखेंगे ग्रेनाइट एक क्या है? आग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट के अपरदन या अपक्षय के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये बनता है नीस। क्या बनता है? नीस। और बेसाल्ट के अपरदन के बाद क्या बनता है जी? शिस्ट बनता है। तो नीस और शिस्ट किसका उदाहरण है? नीस और शिस्ट कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से याद रखना है। और अवसादी चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो अवसादी चट्टान के बारे में क्या देखे हैं? तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, चूना पत्थर, लाइमस्टोन क्या होता है? एक प्रकार का जी, एक प्रकार का होता है अवसादी चट्टान। और इसका जब अपरदन या अपक्षय हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? संगमरमर। संगमरमर। ताजमहल किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? संगमरमर पत्थरों से निर्मित है, आपको पता होगा। ठीक है, कहाँ से आता है? तो राजस्थान के मकराना में मिलता है संगमरमर। आपको इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखना है चूना पत्थर। उसके बाद याद रखेंगे चूना पत्थर के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो एक और याद रख लिए, बलुआ पत्थर। जब बलुआ पत्थर को अगर देखेंगे तो बलुआ पत्थर भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो बलुआ पत्थर का जब होता है क्या जी? अपरदन या अपक्षय होता है तो वो क्या बनता है? यही बन जाते हैं क्वार्ट्ज़ाइट। तो क्वार्ट्ज़ाइट भी एक प्रकार के कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? इस प्रकार से रॉक्स को आपको अलग अलग भागों में क्लासीफाई करके पढ़ना होता है, वर्गीकृत करके पढ़ना होता है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपको जो फैक्ट्स आपको बुक में लिखे हुए हैं उसी को आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमारे यहाँ वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा इस पर आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, उस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख शैल क्रम। तो छत्तीसगढ़ में आपको 6 प्रकार के शैल क्रमों के बारे में पढ़ना है, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया था आधा कवि गोद में। क्या बताया था? आधा कवि गोद में। ट्रिक क्या था हमारा? ट्रिक क्या था जी? ये ट्रिक सबको जानते हैं ना, मैं ही बनाया हूँ इस ट्रिक को, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ में सभी जगह फेमस है, आधा कवि गोद में। ठीक है, और इसमें इसका मतलब क्या है आगे हम लोग देखेंगे। आ का मतलब है आर्कियन। ठीक है, ध का मतलब है धारवाड़, क का मतलब है कड़प्पा, वी का मतलब है विंध्यन,
गो का मतलब है गोंडवाना, द का मतलब है दक्कन ट्रैप। ठीक है, आपको याद रखना है दक्कन रॉक के बारे में, आपको याद रखना है दक्कन रॉक। ठीक है, अंतिम में इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है आर्कियन रॉक के बारे में। मोटा मोटी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। 50% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किसका विस्तार है? आर्कियन रॉक्स का विस्तार है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद याद रखेंगे कडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार हमारे यहाँ 25 से 30% क्षेत्र में आपको दिखाई देने वाला है। याद हुआ क्या? 50% क्षेत्र में क्या है? आर्कियन। 25 से 30% क्षेत्र में क्या है? कडप्पा। और गोंडवाना कितने प्रतिशत क्षेत्र में है जी? तो गोंडवाना है 17% क्षेत्र में। देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग आपको अलग अलग आंकड़े पढ़ाएंगे। जैसे कि कोई आपको पढ़ा देगा कि देखिए ये 50% फिक्स है, इसको सब 50% पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद कोई आपको कहेंगे ये 30% है, कोई कह देंगे 25% है। इसीलिए हमने क्या लिख लिया है? 25 से 30%। हमको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आगे देखेंगे, इसको कई लोग 15% लिखवाते हैं। एल.एन. वर्मा सर की किताब में 17% लिखा हुआ है और वही हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, इसलिए आपको भी इसको 17% मान के चलना है। और वहीं से दावापत्ती होता है, वहीं से चीज़ें है ना विलोपित होती हैं, वहीं से चीज़ें है ना सही भी होती हैं। तो आपको याद रखना है 17% आपको मान के चलना है। बाकी सेल समूह भी हमारे यहाँ हैं। देखिए, कई लोग आपको हमारे यहाँ 5 प्रकार के सेल समूह बताते हैं, तो वो बेचारे भी आपको है ना कोई गलत चीज़ें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो एकदम स्पेशल क्लासीफाई रूप में नहीं है। हमारे यहाँ ये जो धारवाड़ है आपको कहाँ पे दिखेगा? आर्कियन के ही ऊपर या आर्कियन के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसीलिए कई लोग आर्कियन और धारवाड़ को एक साथ मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 5 प्रकार के रॉक्स या 5 प्रकार के चट्टानों के बारे में आपको बताते हैं। तो आपको उसको भी गलत नहीं समझना है। कारण क्या है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और अगर आपने पहले 5 पढ़ा हुआ है तो मेरे ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, सर आपने गलत मुझे बताया है या हमें गलत बताया है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों के बारे में, कैसे प्रश्न बनते हैं। और इसमें याद रखना है आर्कियन शब्द क्या होता है, आर्कियन चट्टानों का निर्माण किस कल्प में हुआ है, इसके साथ साथ इसका निर्माण किसके कारण हुआ है, इसमें क्या क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, और ये कहाँ पर गुलाबी रंग का है, किसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, कहाँ पर ये ग्रेनाइट के रूप में मिलता है। ये सभी प्रश्न आपको पूछा जाता है। इससे पहले अगर आप ये जानें, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, और वो चीज़ है हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको आज क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, पुरातन सेल समूह। पुरातन सेल समूह अर्थात प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित 2 ऐसे सेल समूह जिसको पुरातन सेल समूह के अंतर्गत रखा जाता है। वो 2 कौन है? पुरातन, मैं पुराना नहीं कह रहा हूँ, न ही पुराण संघ कह रहा हूँ। आप शब्दों को सुनेंगे पुरातन सेल समूह। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पुरातन सेल समूह की बात करूँ, पुरातन, तो यहाँ पर आपको केवल 2 याद रखना है, एक है आर्कियन और एक है धारवाड़। ठीक है, जबकि अगर मैं पुराण बोल दूँ, यहीं पर पुराण बोल दूँ, या इसी को कह दूँ मैं पुराना, क्या कह दूँ? पुराना संघ या है ना समूह, तो आपको याद रखना है ये यहाँ पर क्या क्या आता है। यहाँ पर आता है कडप्पा और विंध्यन। इसके बाद क्या आता है जी? इसके बाद आता है द्रविडियन समूह, लेकिन द्रविडियन समूह को हमको नहीं पढ़ना होता है। हमारे काम की जो चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में वो है आर्य समूह, और इस आर्य समूह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हमको पढ़ना होता है, एक को कहते हैं आप गोंडवाना और एक को आप क्या कहते हैं जी? दक्कन ट्रैप। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसी के अंतर्गत 2 और चीज़ें पढ़ते हैं, जिसको एक को कहते हैं टर्सरी और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वाटनरी, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये 6 इंपॉर्टेंट है और इसी 6 के बारे में हमको पढ़ना है। इसीलिए आपको याद रखना है पुरातन सेल समूह, इस शब्द को याद रखना है, और इसी के लिए मैंने ये पूरी राम कहानी आपको सुनाया है। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया, बताइए दंडकारण्य का जो बैलाडीला की पहाड़ी है, आपने देखा होगा ना बैलाडीला की पहाड़ी, वो बैलाडीला की पहाड़ी किस प्रकार के सेल समूह से निर्मित है? और उसमें क्या क्या दिया हुआ था ऑप्शन में? आर्य सेल समूह, पुराण सेल समूह, पुरातन सेल समूह, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए किस प्रकार के सेल समूह से बना होगा? तो भैया आप चाहे आर्कियन कह ले, है ना, क्योंकि आर्कियन के ही ऊपर उसके अपर्दन एवं अपक्षय के परिणाम स्वरूप क्या बनता है जी? धारवाड़ बनता है, अवसादी चट्टान बनता है, परतदार चट्टान बनता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, और इसी धारवाड़ में आपको लोहे की प्राप्ति होती है। तो आप ये कह सकते हैं पूरा बैलाडीला की पहाड़ी जो है पुरातन सेल समूह से ही निर्मित है, और पुरातन सेल समूह से निर्मित है ऐसा कहने का मतलब है पुरातन कल्प में बना हुआ है, ऐसा कहने का
मतलब है। आपको अच्छे से याद रखना है। जो शब्द दिए हुए हैं बुक में उसको केवल पढ़ लेना ही पढ़ाई नहीं है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए जी, देखते हैं आर्कियन सेल समूह के बारे में। अगर आप देखें तो आपको लिखना है आर्कियन सेल समूह में सबसे पहले पॉइंट लिखना है आपको निर्माण। कब हुआ है निर्माण? तो आप बताएंगे इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन कल्प में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन कल्प में, मेरे साथ बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन कल्प में बना है आर्कियन सेल समूह। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आर्कियन सेल समूह किस प्रकार के है ना सेल समूह का एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने बताया था ये इग्नियस रॉक है। इग्नियस है, अग्नि से बना हुआ है। अग्नि से बना हुआ है कहने का मतलब क्या है जी? ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप लावा या मैग्मा के ठंडा होने के बाद बना है। क्लियर हुआ क्या? तो आप बताएंगे निर्माण प्री कैम्ब्रियन कल्प में ज्वालामुखी, लावा या मैग्मा के ठंडा होने के उपरांत, होने के बाद बना है। इसको आपको याद रखना है, ठंडा होने के बाद बनाना है। कब बना है? प्री कैम्ब्रियन कल्प में। और ये किस प्रकार के सेल समूह का एग्जाम्पल है आपको बताना है? पुरातन सेल समूह। पुरातन सेल समूह, इस बात को याद रखेंगे। पुरातन सेल समूह है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। पुरातन सेल समूह है। कौन सा सेल समूह? आर्कियन सेल समूह। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है आर्कियन का अर्थ क्या होता है। आर्कियन का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे आप कहेंगे जी सबसे पुराना या सबसे प्राचीन। आपको मैंने बताया था इग्नियस रॉक जो है प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। और आर्कियन क्या है जी? आर्कियन इग्नियस रॉक का ही तो एग्जाम्पल है, इसीलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन। अब आपको मैं इस मैप में बता रहा हूं, देन इसके बाद में कुछ और पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। जैसे कि इसको हम लोग इस कलर से नोट करते हुए चलते हैं। ऊपर से आते हैं। ठीक है, कुछ टाइम आपके लिए लगेगा, लेकिन आपको चीज़ों को समझाने के लिए मेरे को ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको भी वेट करना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे सर यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए आ गए हैं। रंगोली नहीं बना रहा हूँ दादा, आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, आपको समझना है। एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा और आप आकर के बोलेंगे सर 2 कॉपी फंसा था। 2 कॉपी। 2 कॉपी क्या होगा भैया, हम पूरा पढ़ ले रहे हैं तो वो तो फंसता ही है। हमको ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भैया हमने पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था। जब हम पूरा ही पढ़ लेंगे तो कोई भी चीज़ छूटेगा ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए आईएमपी वाईएमपी कुछ नहीं होता है, हमको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। और जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तब हम पाते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं विच पेपर में आ रही है। ऐसे जो आदमी कहा थे मतलब समझ ले वो आदमी हाँ पूरा पढ़े रही। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ी में भी बीच बीच में बात करना है। काबर की अपन महतारी भाखा ला भी बढ़ावा देना है। यूट्यूब में पढ़ाते बाकी टीचर मन हा अलग अलग जगह के अपन अपन भाषा में पढ़ाते, बिकट मजा ले लेके सुनत है छत्तीसगढ़िया मन हा। फिर छत्तीसगढ़ी बोले में सब ला शर्मात है। हम वाला नहीं शर्माना है भैया, ठीक है, याद रखना है। ये जितना मैंने पिंक कलर में यहाँ पर आप सबके लिए ड्रॉ कर दिया है उस पूरे पार्ट को याद रखना है। ये पूरा पार्ट क्या है? आर्कियन सेल समूह वाला क्षेत्र। ठीक है, अब आप बताओ ये पूरा गुलाबी गुलाबी पूरा छत्तीसगढ़ दिखा थे, कतका कन छत्तीसगढ़ में दिखा थे पूरा ये रंग है? मैप में देखो तो तू मन कहू पूरा छत्तीसगढ़ के 50% क्षेत्र में सर दिखा थे मल्ला पूरा गुलाबी रंग। एक मतलब का है? आर्कियन सेल समूह 50% क्षेत्र में है और 50% क्षेत्र में अकेला ही है। मतलब का है? ये छत्तीसगढ़ के सबले ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत सेल समूह है। ठीक है, तो याद रखना है 50% क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। चलिए लिख लेते हैं भाई, इस बात को भी लिख ही लेते हैं यहाँ पर।
50% क्षेत्र में इसका विस्तार, छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर भी लिख लेते हैं भैया, छत्तीसगढ़ के 50%। कई लोग सोच रहे होंगे छत्तीसगढ़ के 50% क्षेत्र में इसका विस्तार है, और इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ में विस्तृत सबसे बड़ी सेल समूह है। छत्तीसगढ़ में विस्तृत सबसे बड़ी सेल समूह, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, याद हुआ। चलिए, अब छत्तीसगढ़ में विस्तृत सबसे बड़ी अगर सेल समूह है तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो आप जब मैप देखेंगे तो आपको देख के ऐसा लगेगा मानो इसका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इसका विस्तार पूरा कहाँ पर, बस्तर वाले क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा ऐसे मैप में। लेकिन यहीं पर हो जाएगी आपसे चूक। आपको याद रखना है हमारे यहाँ आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार, आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे महानदी बेसिन के, महानदी बेसिन के कहाँ पर जी, महानदी बेसिन के सीमांत उच्च भूमि में। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे प्राकृतिक विभाजन वाले क्षेत्र में। अभी थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दे दूंगा। सीमांत उच्च भूमि, भूमि वाले क्षेत्र में, ठीक है। सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा देखिए, अगर आपको ऐसा देखना हुआ तो आप देखेंगे ये जो पूरा पार्ट है, जिसमें से मैं इसको ऊपर का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आर्कियन सेल समूह का पार्ट है। लेकिन उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी अगर आप देखेंगे ये जो पूरा पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ऐसे पूरा यहाँ तक, ये पूरा पार्ट महानदी बेसिन के चारों ओर है ना, पहाड़ों से घिरा हुआ है। अलग अलग जगह पर अलग अलग पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे इसी भूगर्भिक चट्टान के बाद अगला चैप्टर ही आपको प्राकृतिक विभाजन पढ़ाने वाला हूं, तो आपको बताऊंगा इस महानदी बेसिन, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसके चारों ओर जो ये ऊंची भूमि है, ऊंची भूमि कहने का मतलब जो आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई देते हैं, इन्हीं को आप क्या कहेंगे, सीमा। चूंकि ये सीमाओं के अंत में है, देखिए ये अपने अपने सीमाओं के अंत में है और ये ऊंची भूमि है अर्थात पहाड़ या पर्वत के रूप में है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सीमांत उच्च भूमि। क्या कहा जाएगा जी, सीमांत उच्च भूमि। तो याद रखना है इसी सीमांत उच्च भूमि में आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार देखने को आपको मिलेगा, ना कि बस्तर में। ठीक है, बस्तर नहीं मार देंगे, अलग अलग जगह में, बस्तर में भी अलग अलग आपको चट्टान मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ जगह में अलग अलग मिलेगा, इसीलिए आपको याद रखना है सर्वाधिक विस्तार। अगर आपको कोई पूछे आर्कियन का तो आप बताएंगे इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, आप बोलेंगे सीमांत उच्च भूमि में, महानदी बेसिन के सीमांत उच्च भूमि में। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके बारे में, ये जो है किस किस रूप में, यहाँ पर अवर्गीकृत सेल समूह है ना, ये अलग अलग इसमें चीजें पाई जाती हैं, जिसमें से आपको याद रखना है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, नीस, अभ्रक। ठीक है, क्या है, ग्रेनाइट, नीस, अभ्रक। और अभ्रक के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, अभ्रक के साथ साथ आपको याद रखना है क्वार्ट्ज और फेल्सपार। हार्न ब्लेड भी मिलता है, ठीक है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, हॉर्न ब्लेड आदि पाए जाएंगे, आपको याद रखना है हॉर्न ब्लेड। ये सभी चीज़ें किसमें पाई जाएंगी, ये सभी चीज़ें पाई जाएंगी आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया बैलाडीला की पहाड़ी किस प्रकार के सेल समूह से निर्मित है, तो आपको याद रखना है किस प्रकार के सेल समूह से निर्मित है जी, पुरातन सेल समूह से। किससे निर्मित है, पुरातन सेल समूह से। इस बात को आपको याद रखना है, यहीं पर लिख लीजिए,
बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी पुरातन शैल समूह से निर्मित है, पुरातन शैल समूह से निर्मित है। अब इसके क्षेत्रों में अगर आप देख पा रहे होंगे तो जनरली आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये ग्रेनाइट के रूप में अलग अलग जगह में और श्वेत अभ्रक के रूप में भी अलग अलग जगह में मिलता है। साथ ही साथ एक गुलाबी रंग में भी एक अलग जगह में दिखाई देता है। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए आर्कियन शैल समूह गुलाबी रंग में कहाँ पर दिखाई देता है। आप तुरंत पहुँचना राजनांदगांव, और राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में, कहाँ, डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग में दिखाई देता है। कौन सा शैल समूह, आप बोलेंगे भैया आर्कियन शैल समूह डोंगरगढ़ में दिखाई देता है गुलाबी रंग में। और यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्लास में, तो यहाँ पर मैंने लिखा है डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग में दिखाई देता है। ठीक है, आप अपने नोट्स में ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये जो आपका रायगढ़ वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर में रायगढ़ वाला जो पार्ट है, रायगढ़ वाला जो पार्ट है, और ये जसपुर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये ग्रेनाइट के रूप में दिखाई देता है, ग्रेनाइट, इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ये वाला जो क्षेत्र है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इसके दक्षिण पूर्व में भी आपको दिखाई देगा ये ग्रेनाइट के रूप में। ठीक है, याद रखना है ग्रेनाइट के रूप में दिखाई देता है दक्षिण पूर्व में, किसके, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के दक्षिण पूर्व में। साथ ही साथ रायगढ़ और जसपुर वाले क्षेत्र में भी ग्रेनाइट के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा ये श्वेत अभ्रक के रूप में, है ना, कहाँ पर, खरहडोली, है ना, खरहडोली के साथ साथ कहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो खरहडोली में, और खरहडोली के अलावा कहाँ पर देखने को मिलता है जी, गुठुरमिया और कापू वाले क्षेत्र में। खरहडोली, गुठुरमिया, कापू, नाम ही अजीब है ना, तो क्या कर सकते हैं भैया, नाम अजीब है तो अजीब है जी, कुछ नहीं कर सकते हैं। गुठुरमिया, कापू और खरहडोली, ये तीन चीज़ को आप लिख लेंगे। मैं कहाँ पे लिखाऊँ, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, गुठुरमिया, खरहडोली, कापू और पेंड्रा लोरमी पठार, पेंड्रा लोरमी पठार। यहाँ पर ये क्या है, श्वेत अभ्रक के रूप में है। किसके रूप में है, श्वेत अभ्रक, इसको भी आपको याद रखना है, श्वेत अभ्रक के रूप में दिखाई देता है आर्कियन शैल समूह। तो इतनी बातें आपको याद रखना है आर्कियन शैल समूह के बारे में, इतनी बातें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा और ना इससे कम आपको पढ़ने की आवश्यकता है आर्कियन शैल समूह के बारे में। ठीक है, इतनी बातें अगर आपने जान ली आर्कियन शैल समूह के बारे में, तो आप समझिए भैया आपने आर्कियन शैल समूह एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपको आर्कियन शैल समूह किसी भी प्रकार से और कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ही डिटेल में पढ़ना था। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले दंडकारण्य क्षेत्र का 75% क्षेत्र क्या आर्कियन शैल समूह से निर्मित है, आप कहेंगे जी हाँ, दंडकारण्य का 75% क्षेत्र आर्कियन शैल समूह से निर्मित है। ठीक है, दंडकारण्य का 75% क्षेत्र आर्कियन शैल समूह से निर्मित है। इस 75 का मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको नोट्स में आप लोग डिनोट करके लिख लेंगे। पूरा भर गया है पेज, और ज़्यादा यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं और ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। और इस बात को भी आपको हाईलाइट करके लिखना है, बैलाडीला की पहाड़ी पुरातन शैल समूह से निर्मित है। कहने का मतलब क्या है, आर्कियन और धरवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है ना। और कैसे है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है पुरातन का मतलब क्या होता है, पुराण का मतलब क्या होता है। पुस्तक में लिखा रहता है कडप्पा को पुराना संघ कहते हैं। पुराना संघ क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि पुराने संघ में बना है ना, सिंपल सी बात है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे आने वाला है धारवाड़ क्रम। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में देखेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ क्रम की चट्टान किससे बनता है, तो आप पाएंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन क्रम के, है ना, नीस और शिष्ट के अपर्दन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं आर्कियन के अपर्दन या, है ना, अपक्षय के परिणाम स्वरूप जिसका निर्माण होता है, जिस अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान का निर्माण होता है, उसी को आप कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपने आप में एक आर्थिक महत्व है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न, ऑप्शन में आपको मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। ठीक है, कई बार मैं जब यहाँ पर प्रश्न कर रहा हूँ आपको
तो आपको मेरे प्रश्नों को बहुत गौर से सुनना है। कई बार आपको ये लगेगा कि सर वर्मा सर जो क्लास में बोले थे वही प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं, उस दिन मेरे को आकर के आप खुद थैंक यू बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को सुनना है। प्रश्न क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेल समूह का सर्वाधिक आर्थिक महत्व है। ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना क्रम, ऑप्शन नंबर बी विंध्यन क्रम, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ क्रम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका है। तो आप बताएंगे सर सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व किसका होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे एक है ना धातु प्राप्त होता है, और उस धातु को आप क्या कहते हैं, उस धातु को आप कहते हैं भैया लोहा। और लोहा से याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही लोहा प्राप्त होता है। देखे होंगे गांव में हंसिया है ना, टंगिया, टंगिया मतलब कुल्हाड़ी, हंसिया मतलब क्या होता है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हंसिया को क्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हमारे गांव में तो हंसिया की थोला धान लुएल याद रही जी, नान नान रहता है, नान नान मतलब छोटे छोटे। ठीक है, अपने अपने शब्दों को सीखना है। मेंस में सीजीपीएससी वालों को पूछा जाता है ना, एसआई वालों को तो नहीं पूछा जाएगा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा वालों को भी नहीं पूछा जाएगा है ना, और न ही नगर सैनिक वालों को, पर अपनी अपनी चीज़ों को तो जानना चाहिए ना। नान नान मतलब छोटे छोटे, ठीक है, याद रखना है। तो आप देखे होंगे कुल्हाड़ी को, हंसिया को देखे होंगे है ना, जितनी भी लोहे के औजार बन जाए जैसे तलवार, तो उसमें क्या होता है, धार होता है, धार। तो इसी से आपको याद रखना है लोहा किससे प्राप्त होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। सबसे पहली बात आपको यहीं से बात याद रखना है। इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत ही आर्थिक महत्व के और भी अन्य आपको इसमें धातु मिलेंगे। धात्विक खनिज की प्रधानता सबसे अधिक होती है किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, आपको याद रखना है। इसीलिए इसका आर्थिक महत्व भी सबसे अधिक होता है। और लोहे का रॉयल्टी दर क्या होता है जी, सबसे अधिक होता है। आपको पता होगा, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ते भी हैं, लोहे का रॉयल्टी दर सबसे अधिक होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के खनिजों में हम जब पढ़ते हैं तो ये देखते हैं। चलिए देखते हैं किससे होता है इसका निर्माण। तो निर्माण होता है किससे, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना, निर्माण होता है भैया आर्कियन, और आर्कियन में भी किसके, आर्कियन के नीस एवं शिष्ट के अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है किसका निर्माण, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण। ठीक है, धारवाड़ नाम के बारे में याद रखना है, धारवाड़ ये नाम कैसा पड़ा है, नाम धारवाड़ नाम। कर्नाटक में धारवाड़ नामक एक जिला है, और यहीं पर पहली बार इस सेल समूह की खोज की गई थी है ना, इस धारवाड़ जिले में। और कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर ही इस सेल समूह का नाम रखा गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। याद रखना है कहाँ है, कर्नाटक में है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, व्यापम में खास करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है, कर्नाटक के धारवाड़ है ना जिले के ऊपर नाम रखा गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ जिला ये है, इसी के ऊपर नाम रखा गया है। विशेषता क्या है इसकी, मैंने अभी बताया, विशेषता आपको याद रखना है। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता याद रखना है सर्वाधिक आर्थिक महत्व की, आर्थिक महत्व। और क्या है इसमें, धात्विक खनिज की प्रधानता, धात्विक खनिज की प्रधानता। जैसे कि आप देखेंगे इसमें लोहा मिलता है, लोहा, इसी में आपको देखने को मिलेगा कोरंडम, इसी में आपको देखने को मिलेगा टीन, समझ रहे हैं। और इस टीन के उत्पादन में और भंडारण में छत्तीसगढ़, पूरे समूचे छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करते हैं, तो पूरे भारत की अगर आप बात करते हैं समूचे भारत की, तो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए टीन के उत्पादन में पूरे भारत में पहले नंबर पर, प्रथम स्थान पर कौन है, तो आपको कहना है एकदम प्राउड से, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ टीन के उत्पादन में, भंडारण में अग्रणी स्थान रखता है पूरे भारत में। 100% उत्पादन वाली बात आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का है ना इसमें एकाधिकार है। अभी आगे बढ़ें और याद रखना है धारवाड़, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में याद करेंगे। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हमारे यहाँ किस किस भागों में अगर बांटा गया है, आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे इसको हमारे यहाँ 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है दुर्ग संभाग श्रेणी,
एक को कहा जाता है रायपुर संभाग श्रेणी और एक को कहा जाता है बस्तर श्रेणी। दुर्ग संभाग की श्रेणी को चिल्पी घाटी श्रेणी कहते हैं या सीरीज कहते हैं, रायपुर संभाग को सोनाखान सीरीज कहते हैं और बस्तर क्षेत्र के, है ना, क्या कहते हैं जी उसको कहते हैं लॉ-एस्क सीरीज। अलग अलग चीज़ें हैं। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 3 भागों में पहला क्या है, 3 क्षेत्र में पहला आपको याद रखना है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग, उसके बाद क्या आता है, दुर्ग संभाग के बाद में आता है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग, इसके बाद क्या है, रायपुर संभाग के बाद में है बस्तर संभाग या बस्तर क्षेत्र। ठीक है, इसमें अलग अलग सीरीज है। जैसे दुर्ग से इसमें आता है चिल्पी घाटी सीरीज, चिल्पी घाटी सीरीज। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा चिल्पी घाटी सीरीज आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे चिल्पी घाटी सीरीज, ये है चिल्पी घाटी सीरीज। और ये कवर्धा और मध्य प्रदेश के बीच जब आप जाते हैं कवर्धा से मध्य प्रदेश वाले रूट में तो आपको देखने को मिलता है ये सुंदर घाटी चिल्पी घाटी। एक आध बार घूमेल जाओ यार, बढ़िया मजा ही है नहीं, याद रखना। ठीक है, चिल्पी घाटी सीरीज दुर्ग संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग में इसी को कहते हैं सोनाखान सीरीज। क्या कहते हैं, सोनाखान सीरीज। तो ये जो बलौदा बाजार है ना, तो बलौदा बाजार में एक जगह है जिसको कहा जाता है कसडोल। क्या कहते हैं, कसडोल। और इसी कसडोल के पास आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा सोनाखान सीरीज। क्या देखने को मिलेगा, सोनाखान सीरीज। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलता है बस्तर क्षेत्र में। तो बस्तर क्षेत्र के जो सीरीज है उसको लॉ-एस्क सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ-एस्क सीरीज कहा जाता है, लॉ-एस्क सीरीज। ठीक है, लॉ-एस्क सीरीज कहा जाता है। और इसको भी 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक को आप क्या कह सकते हैं, एक को आप कह सकते हैं दल्ली राजहरा। जब सबको येलो से बनाया है तो इसको भी येलो से ही बना देते हैं जी, दल्ली राजहरा। और एक को आप क्या कह सकते हैं बैलाडीला। ठीक है, इसके अलावा आपको लोहे की खान के लिए आपको अगर आप जाएंगे तो, है ना, मैंने बताया था हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आर्कियन के ऊपर कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा क्या जी, लोहा वाला क्षेत्र। तो ये लोहा वाला क्षेत्र है। और विशेषता आपको याद रखना है लोहे के लिए एक और जगह, वो है बलरामपुर जिले का रामानुजगंज वाड्रफ नगर। कहाँ कहाँ पर अगर हमारे यहाँ लोहे की प्राप्ति होती है, अगर आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है लोहे की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा लोहा को थोड़ा सा किस कलर से बनाया जाए, मैं सोच रहा हूँ जी, ताकि आपको अच्छे से याद हो। लाल से ही बना देते हैं, येलो से क्योंकि पिछले वाले को हम लोगों ने बनाया था ना, इसीलिए लाल को याद रखना है। तो आप जब भानु प्रतापपुर जाएंगे तो आपको लोहा के लिए क्षेत्र दिखाई देगा, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, चरामा, भानु प्रतापपुर, है ना, ये सब क्षेत्र कहाँ पे हैं, कांकेर में। ये सब लोहे के लिए थे। मोला मानपुर में भी दिखेगा, दल्ली राजहरा बालोद में भी दिखेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये दिख जाएगा राजनांदगांव के और दुर्ग वाले बॉर्डर में आपको, है ना। इसके साथ साथ ये पूरा आपने देखा चिल्पी घाटी सीरीज आपको अभी अभी मैंने बताया। इसके साथ साथ ये कसडोल के पास बलौदा बाजार में सोनाखान सीरीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के बारे में अभी आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये जो सोनाखान सीरीज है इसकी खोज 1899 में, एक कम 1900, 1899 में, एक कम समझ दो ना, है ना, कोई भी चीज़ में एक कम रहता है उसको छत्तीसगढ़ी में एक कम दो कोरी ऐसे मतलब बोल दिया जाता है। कुछ भी शब्द एक कम, दो कम, तीन कम, ऐसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में प्रयोग में लाया जाता है शब्दावलियाँ। ठीक है, तो 1899 में, है ना, स्मिथ साहब ने सोनाखान सीरीज की खोज की थी और उन्होंने सोनाखान संस्तर इसको नाम दिया था और बताया था उन्होंने ये डाइक के रूप में यहाँ पर विस्तृत है, डाइक के रूप में यहाँ पर मिलता है और ये गुलाबी रंग का है, इन्होंने बताया था। कैसा है, गुलाबी रंग का है, बताया था। सोनाखान संस्तर, सोनाखान संस्तर की खोज 1899 में किसने बताया था, 1899 में बताया था, किस महोदय ने बताया था जी, F.H. स्मिथ साहब ने। और इन्होंने क्या कहा था, ये डाइक के रूप में है, किसके रूप में है, डाइक, और डाइक के रूप में है और इसका रंग क्या है, गुलाबी है, आपको याद रखना है। ऐसा किसने कहा है, F.H. स्मिथ साहब ने कहा है। ठीक है, सोनाखान संस्तर के बारे में। इसके अलावा आपको याद रखना है
ये है रामानुजगंज वाड्रफ नगर, एकमात्र अपवाद के रूप में रामानुजगंज वाड्रफ नगर, कौन सा जिला? बलरामपुर। तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, हमारे यहाँ जब हम प्राकृतिक विभाजन करेंगे तो हम पाएंगे, हम इसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार, 4 भागों में बांट के रख पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके साथ साथ महानदी बेसिन, और आप देख पा रहे होंगे दंडकारण्य का पठार, क्योंकि दंडकारण्य के पठार में आपको देखने को मिल रहा होगा क्या जी? लोहा दिख रहा होगा। इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा महानदी बेसिन में, उसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा कहाँ? पूर्वी बघेलखंड के पठार में, थोड़ा सा ही है पर बलरामपुर जिले में आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसी को बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये एंटीक रूप में यहाँ पर, है ना, उपलब्ध है। कहाँ पर? बलरामपुर जिले में, रामानुजगंज वाड्रफ नगर में। ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अकेला हुई में जा करके, है ना, देखो तुमने कहाँ है, अकेला है हुई करा, दिखा देना, एक जन हुई मेरन, और कुछ दिखा तो करा आसपास में लोहा वाले, नहीं दिखा देना। तो याद रखना है, अकेले वहाँ पर आपको दिखाई देगा लोहे की एक सीरीज, है ना, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण दिखाई देता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्न में से किस प्राकृतिक भूभाग में लौह अयस्क नहीं पाया जाता? क्वेश्चन, ठीक है, केवल पढ़ना हमारा काम नहीं है, हमको सीखना है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ऑप्शन नंबर बी, क्या है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अलावा, है ना, जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट। ऑप्शन नंबर सी, महानदी बेसिन। ऑप्शन नंबर डी, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। चलिए बताइए क्या है इसका सही जवाब, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए, और मैं इसका जवाब अभी बताने वाला नहीं हूँ, मैं इसका जवाब पिन कमेंट करने वाला हूँ, और मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं। चलिए बताइए तो इसका जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप आप सबने अभी इसका सही जवाब लगा दिया होगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही जवाब है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए, पूर्वी बघेलखंड में मिल रहा है, महानदी बेसिन में मिल रहा है, दंडकारण्य पठार में भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और बात याद रखना है, ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना, खैरागढ़ के पास और राजनांदगांव के पास भी लौह अयस्क की सीरीज दिखाई देती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है। उस ट्विस्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न को मैंने बता दिया है, तो अब इसको मिटा दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है। एक बात याद रखना है, खैरागढ़ सीरीज को याद रखेंगे, खैरागढ़ और राजनांदगांव, ऐसे ही लिखेंगे अपने नोट्स में, ऐसे ही बनाएंगे राजनांदगांव, और यहाँ पर लिखेंगे नोट, क्योंकि ऐसे याद रहना चाहिए ना क्यों लिख रहे हैं। और बीच में लिखना यहाँ पर ऐसे अलग पेन से, ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है भैया चित्रकारी। यहाँ पर लिखना पूर्व और इसको लिखना है बाद। क्या है तो आप बताएंगे, खैरागढ़ लौह सीरीज कडप्पा पूर्व की सीरीज है, और राजनांदगांव सीरीज जो है क्या है, कडप्पा के बाद की सीरीज है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क की सीरीज कडप्पा पूर्व की है, तो आप बताएंगे खैरागढ़ सीरीज। आपको पूछा जाएगा कौन सी बाद की है, आप बताएंगे राजनांदगांव सीरीज या नांदगांव सीरीज। मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, ऐसा एल एन वर्मा सर की किताब में लिखा हुआ है।
इसके अलावा भी 50 चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, है ना। साकरी टोला, झारा मक्का, कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जी, लेकिन हमको सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, है ना। जब मैं आपको खनिज वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि कैसे कैसे यहाँ पर और चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे 250 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी, है ना, उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उन सब चीज़ों को काम नहीं है, आपको याद रखना है इससे क्या मिलता है, कहाँ पे मिलता है, कितनी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए, धारवाड़ के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 सीरीज याद रख लेंगे, चिल्पी घाटी, सोना खान, लॉयस्क, और इस सोना खान सीरीज को FH स्मिथ साहब ने 1899 में डाइक कहा, और इस डाइक को किस रंग में है बताया था, उन्होंने बताया था जी इसको गुलाबी रंग में है, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह। कडप्पा क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो कडप्पा क्रम की चट्टानें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कडप्पा क्रम की चट्टानें हमारे यहाँ कहाँ पर दिखाई देंगी, तो हम देखेंगे कडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार हमारे यहाँ सर्वाधिक कहाँ पर दिखाई देता है, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ इसका विस्तार सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, वो क्षेत्र है पूरा ये क्षेत्र जिसको आप कहते हैं महानदी बेसिन। क्या कहते हैं, मैक्सिमम पार्ट महानदी बेसिन। पूरा यह क्षेत्र किससे बना है, कडप्पा शैल समूह से बना है, आपको याद रखना है। इस शैल समूह का निर्माण, या आप कह सकते हैं कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है आप कहेंगे कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे धारवाड़ के अपरदन या अपक्षय के परिणाम स्वरूप, या आप कहेंगे ग्रेनाइट के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है किसका निर्माण, कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण। इन चट्टानों से क्या प्राप्ति होती है, इन चट्टानों से प्राप्ति होती है आप कहेंगे चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, और इसके साथ साथ आप क्या कह सकते हैं एस्बेस्टस जैसी चीज़ें इसमें प्राप्त होती हैं, आप बता सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भैया छत्तीसगढ़ के कडप्पा क्रम की चट्टानों की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताया, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन में सर्वाधिक इसका विस्तार दिखाई देगा, और इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है, और इसी को पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है। और कडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम किसके नाम पर रखा गया है, आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा। जिस प्रकार से, है ना, लोहे का नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर रखा गया है, उसी प्रकार से कडप्पा का नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर या कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है। इससे किस खनिज की प्राप्ति होती है, मैंने आपको बता दिया, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर और संगमरमर की प्राप्ति इससे होती है। हमारे यहाँ बालोद के संजारी बालोद के पास, है ना, कडप्पा की जो एक सीरीज है उसी में आपको बैगनी रंग की क्या दिखाई देती है जी, बैगनी रंग की दिखाई देती है। आप सब याद रखेंगे हमारे यहाँ बैगनी रंग की दिखाई देती है संजारी बालोद के पास स्थित, है ना, बालोद में संजारी बालोद के पास स्थित इसी में, है ना, बलुआ पत्थर क्या दिखाई देता है, बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर को कडप्पा शैल समूह का आधारी संस्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधारी संस्तर कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। कितनी बातें मैंने आपको बताया कडप्पा के बारे में, अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में 25 से 30% क्षेत्र में इसका विस्तार है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा महानदी बेसिन, पूरी बातों को आप समझेंगे, महानदी बेसिन के 50% हिस्से पर देखिए ये पूरा महानदी बेसिन है, और इसका पूरा भाग, सबसे ज़्यादा भाग किसके अंतर्गत आ रहा है, कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत आ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है महानदी बेसिन के 50% भाग में विस्तार, भाग पर विस्तार कडप्पा शैल समूह का। तो सर्वाधिक भाग किसके अंतर्गत आता है, महानदी बेसिन के किस चट्टान के अंतर्गत आता है, कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत आता है। और कडप्पा शैल समूह की बात अगर आप करते हैं तो कडप्पा शैल समूह से किसका निर्माण होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कडप्पा शैल समूह का निर्माण होता है किससे, तो आप बोलेंगे इसका निर्माण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों
कि अपरदन के परिणाम स्वरूप, अपरदन के परिणाम स्वरूप, और इसी को आप देखते होंगे कहीं पर ग्रेनाइट लिखा हुआ, ग्रेनाइट, तो आप इसको भी ऐसे लिख लीजिए, ग्रेनाइट के अपरदन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के या है ना अपरदन के परिणाम स्वरूप इसका है ना निर्माण होता है, और इसका नामकरण, नामकरण किसके नाम पर रखा गया, अगर आपसे कोई पूछे नामकरण क्या है, तो आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा या कडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है, जिले के नाम पर रखा गया है, जिले के नाम पर। नाम पर रखा गया है, इस बात को आपको याद रखना है। खनिज की अगर बात करते हैं, खनिज की किस प्रकार से खनिज इसमें मिलते हैं, तो मैंने बताया खनिज की अगर आपको बात करें तो आप बताएंगे इसमें खनिज क्या क्या मिलता है। सबसे पहली बात याद रखना है, इसमें जो मिलता है वो है भैया कडप्पा में चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है, आपको मिलता है चूना पत्थर के साथ डोलोमाइट। क्या मिलता है, डोलोमाइट। डोलोमाइट के बाद याद रखेंगे यहीं पर क्या मिलता है, क्वार्ट्ज। ठीक है, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। इसके अलावा क्या है, एस्बेस्टस के अलावा क्या मिलता है, बलुआ पत्थर, बलुआ, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर के साथ क्या मिलता है, यहीं पर बलुआ पत्थर के साथ मिलता है, आपको याद रखना है क्वार्ट्जाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर और संगमरमर। ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं किससे, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं कडप्पा क्रम की चट्टानों से छत्तीसगढ़ में। और इसकी अगर विस्तार, इसके अगर आप बोलेंगे कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, तो महानदी बेसिन में तो आप देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा बस्तर के पूर्व में, देखिए बस्तर के पूर्व साइड है, ईस्ट साइड है, और बीजापुर के पश्चिम में। अगर आपको विस्तार की बात कहे तो आप बताएंगे, विस्तार यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ मैं, विस्तार संपूर्ण महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा, बस्तर के पूर्व और बीजापुर के पश्चिम में, बीजापुर के पश्चिम में आपको दिखाई देगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, बीजापुर के पश्चिम में। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है किस प्रकार के यहाँ पर खनिज प्राप्त होते हैं। अगर आपसे याद पूछा जाए तो आपको मुख्यतः चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ साथ आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो है यहाँ पर, इसको नोट करके लिखेंगे, क्या है, संजारी बालोद, संजारी बालोद जो कि बालोद में पड़ता है, बालोद के समीप बलुआ पत्थर, बैगनी रंग का बलुआ पत्थर मिलता है, बैगनी रंग का बलुआ पत्थर प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। बैगनी रंग का बलुआ पत्थर प्राप्त होता है कहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे संजारी बालोद, जो कि बालोद जिले में है। इसके अलावा इसकी दो सीरीज हमारे यहाँ फेमस है, एक सीरीज को कहते हैं चंद्रपुर सीरीज और एक को कहते हैं रायपुर सीरीज। क्या कहते हैं, रायपुर सीरीज। एक को कहते हैं चंद्रपुर सीरीज, दो श्रेणियां लिख लेते हैं, श्रेणियां। चंद्रपुर सीरीज ये कहाँ पर है, तो आपको पता होगा माता चंद्रहासिनी, शक्ति जिला। ठीक है, और दूसरा है रायपुर सीरीज। ये दो सीरीज आपको याद रखना है कडप्पा क्रम की चट्टानों के लिए। इससे ज़्यादा आपको और नहीं पढ़ना है कडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में, इतने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इस वाले स्लाइड को आप अच्छे से गौर से देखिए। अब आपको एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, कितना कठिन प्रश्न पूछ सकता है, आप यहाँ से आकलन करेंगे। जैसे कि पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन सेल 50% भाग पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। छत्तीसगढ़ के 50% भाग पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी, 75 छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के 75% भाग पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में 25 से 30% क्षेत्र पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3, समझ रहे हैं। अब आप बताएंगे ऐसा कोई भी आंकड़ा आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जानबूझ करके, है ना, यहाँ पर 25 और 30 को वहाँ पर ऐड करेगा धारवाड़ के साथ, क्योंकि आपने ये आंकड़ा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जब दोनों एक साथ आ जाता है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जिसकी चीज़ें हैं उसको एक जगह नोट करो और एक की जगह ही उसको पढ़ते हुए चलो। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको एग्जाम में फंसाने के लिए पूछी जाती है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी बात है वो ये वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है। महानदी बेसिन के 50% भाग पर किसका विस्तार है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कडप्पा सेल समूह का। 50% क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं कह रहा है भैया, वो केवल महानदी बेसिन की बात कह रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात। 50% महानदी बेसिन तो है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है पूरा महानदी बेसिन का 50% भाग पर है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के सीमांत उच्च भूमि में सर्वाधिक विस्तार किसका देखने को मिला था? हमको देखने को मिलेगा आर्कियन का। चलिए बढ़ते हैं आगे विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में जैसे हम देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कडप्पा क्रम की चट्टानों की तरह ही, है ना, कडप्पा क्रम की चट्टानों की तरह ही यह भी, कडप्पा की तरह यह भी, मान लीजिए ये भी, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये अवसादी चट्टान है ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं अवसादी चट्टान है। एक बात तो इसके लिए आप याद रखेंगे अवसादी चट्टान है। दिन क्या याद रखेंगे? अवसादी चट्टान के अलावा आप क्या याद रखेंगे? एक तो अवसादी चट्टान है, आपने याद रख लिया। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे जी विंध्यन क्रम की चट्टान अवसादी चट्टान है, इसका जो निर्माण है, निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद अवसादों के कारण हुआ है। एक बात तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, कुछ पुस्तकों में आप पढ़ते होंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विंध्यन श्रेणी या विंध्याचल पर्वत के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो नामकरण भी आप यहीं पर लिख लीजिए, नामकरण विंध्याचल पर्वत। मैंने आपके सबके लिए पहले ही जब एसआई का बैच सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम जब चला रहे थे तो उसके लिए हमने राज्य प्रदर्शन की सीरीज़ पहले ही आप सबके लिए अपलोड किया हुआ है। उस राज्य प्रदर्शन की सीरीज़ को भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। उस सीरीज़ को भी मैं अभी आगे कंटिन्यू करूँगा, उसको पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, क्योंकि आपके मेंस के सिलेबस में, एसआई के मेंस के सिलेबस में, है ना, भारत के स्थानों के बारे में डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हमारे राज्य प्रदर्शन से कम 3 प्रश्न फंसे हैं एकदम डायरेक्ट। ठीक है, आप सभी को शॉर्ट्स के माध्यम से उसका, है ना, धीरे धीरे आप सबको हम लोग अवगत कराएंगे। देखेंगे आप सब लोग नामकरण विंध्याचल पर्वत के नाम पर। तो मैंने जब आप सबको मध्य प्रदेश पढ़ा तो वहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में बताया था, उसी विंध्याचल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है विंध्यन, है ना, चट्टान। इसके अलावा आपको याद रखना है विंध्यन चट्टानों के बारे में हमारे यहाँ ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो जो रायगढ़ है, रायगढ़ के पास नाइस या नीस चट्टानों के ऊपर क्या मिलता है जी? विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और यह भी आपको याद रखना है कैसी है? बैगनी व हरे रंग की है, बैगनी व हरे रंग की है, इस बात को याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार छत्तीसगढ़ में एकदम नगण्य है, छत्तीसगढ़ में नगण्य है, मान के चलिए नगण्य। ठीक है, इस लाइन को आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में नगण्य है।
इनका विस्तार, या कह सकते हैं एकदम कम है इसका विस्तार, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार। इस बात को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, रायपुर सीरीज का जो चूना पत्थर है ना, निम्न विंध्यन क्रम का है, आपको याद रखना है। विंध्यन क्रम को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक है उच्च, कैसे लिखा गया जी, उच्च, और एक है निम्न। निम्न है ना विंध्यन क्रम को, तो हमारे यहाँ उच्च वाला नहीं मिलता है, हमारे यहाँ केवल निम्न मिलता है। तो निम्न विंध्यन क्रम का है, आपको याद रखना है। कौन सा निम्न विंध्यन क्रम, कौन सा, रायपुर में है ना, इसे नीचे लिख दे रहा हूँ, प्राप्त चूना पत्थर कैसा है जी, निम्न विंध्यन क्रम का है। इस बात को आपको याद रखना है। रायपुर से प्राप्त जो चूना पत्थर है वो कैसा है, निम्न विंध्यन क्रम का है। इस बात को आपको याद रखना है। ये रहे विंध्यन क्रम से संबंधित प्रश्न, आपको पूछा जाएगा, है ना। प्री कैम्ब्रियन युग के बाद इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण जो है ना, तो प्री कैम्ब्रियन युग के बाद निर्माण हुआ है, ठीक है। ये भी अवसादी चट्टान है। इन सब बातों को आपको याद रखना है, किसके लिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की जैसे ही बात आती है तो आप सबको याद रखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का के बारे में। एक तो आपको याद रखना है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो आपको मिलेगा कि विंध्यन क्रम में चूँकि वहाँ पर भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, लेकिन उसके दक्षिण में, है ना, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कैमूर के आसपास वाले क्षेत्र में हल्का सा आपको, है ना, जीवों के अवशेषों के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा आप किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो आपको मान के चलना है, अब स्पष्ट रूप से जीवाश्म मिलना स्टार्ट होगा। वो कौन सा, है ना, सेल समूह है जी, या आपको याद रखना है कौन सा चट्टान है या कौन सा रॉक है, तो आप बताएंगे गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा आपको अब जीवाश्मों के साक्ष्य। और इसके निर्माण की आप बात करेंगे तो कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरासिक काल के मध्य इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है जी विकास। कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग, जुरासिक कहने का मतलब कौन सा है जी, डायनासोर वाला, है ना। आप देखते ना जुरासिक पार्क मूवी देखे होंगे, वही वाला, ठीक है, जुरासिक काल तक इसका हुआ है विकास। आपको याद रखना है दरारी ज्वालामुखी जो आप देखते होंगे, है ना, उद्भेदन होता है तो कार्बोनीफेरस काल में जब होता है तो उसमें क्या होता है, चूंकि वनस्पतियां पादप अब आ चुके हैं तो वो अब दबेंगे, अंदर दबेंगे, उनका डिकम्पोजिशन होगा, उनका अपघटन होगा। तो अब जीवाश्मों की आपको क्या मिलेगी, अब आपको जीवाश्म इसमें मिलेंगे, तो आपको जीवाश्म मिलेगा। जीवाश्म की प्राप्ति होती है, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे अभी, जीवाश्म की प्राप्ति होती है। पहला आप देख रहे होंगे चट्टान जिसमें जीवाश्म की प्राप्ति के बारे में हम लिख रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में आपको याद रखना है, इनका नामकरण किसने किया है, तो मेटलिफ कांट ने। किसने, मेटलिफ कांट महोदय ने किया है 1872 में। और किसके नाम पर किया है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर। मध्य प्रदेश के किसके नाम पर किया है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर किया गया है। इसको आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती के नाम आपने सुना होगा, है ना, गोंडवाना क्षेत्र की राजकुमारी रानी दुर्गावती, सुने हैं ना कि नहीं सुने हो जी, बचपन में कहानी, जी हाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्या खनिज प्राप्त होगा। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे खनिज के लिए आपको एकदम तुरंत याद आना चाहिए कोयला। क्या याद आना चाहिए, कोयला की प्राप्ति होती है किससे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। हमारे यहाँ, है ना, याद रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से संदर्भित एक बात, एक है ऊपरी गोंडवाना, एक को कहते हैं गोंडवाना समूह को हमारे यहाँ ना
3 भागों में डिवाइड किया जाता है। गोंडवाना सेल समूह, ठीक है। 3 समूह कौन कौन से हैं? पहले को कहा जाता है क्या? ऊपरी, फिर आता है मध्य, फिर आता है निचली या निम्न, ठीक है। 3 प्रकार के गोंडवाना समूह हैं, जिसमें से आपको याद रखना है ऊपरी और निचली प्रकार के गोंडवाना का विकास छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है, जबकि मध्यम किस्म के आपको छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह का विकास दिखाई नहीं देता है। ऐसी सिंबॉलिक वे में आप बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे ऊपरी और निचली में कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन। तो देखिए ऊपरी के मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ, ये हमने छोड़ दिया है कौन सा वाला एरिया, ब्लैक में जितना ब्लैक वाला पार्ट है वो आपको याद रखना है रामानुजगंज और वाड्रफ नगर वाला लोहे वाला क्षेत्र है। लेकिन बाकी जो आप देख पा रहे हैं ये जो डॉट 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 वाला जो एरिया है ये पूरा इसके अंतर्गत है ऊपरी गोंडवाना। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा, उसके बाद आप देखेंगे इसको ग्रीन से बना दे रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या है जी? निचली गोंडवाना, ठीक है। याद रखेंगे निचली गोंडवाना सेल समूह की चट्टान। क्या मिलता है? मिलता है भैया आपको कोयला। कहाँ है? किसका किसका विकास है? ऊपरी और निचली का, मध्यम का नहीं है। नामकरण किसने किया है? मेटलिक कांड ने किया है, 1872 में किया है। याद रखना है किसके नाम पर किया है? मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर। कार्बोनीफेरस काल से लेकर के आपको पता है जुरासिक काल के युग में इसका विकास हुआ है। अब क्या है, चूंकि जो दरारें थी उसमें जीवाश्म जो जीव थे, जो पादप थे उसमें दब गए। हाँ, दबने के बाद में उनका डिकम्पोजिशन हुआ, अपघटन हुआ, देन आपको क्या प्राप्त होने लगा है? अब गोंडवाना समूह में आपको क्या मिलने लगा है जी? आपको मिलने लगा है जीवाश्म। तो जीवाश्म की प्राप्ति वाला पहला आप लोग सेल समूह पढ़ रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से, वो कौन है? गोंडवाना सेल समूह। हमारे यहाँ किसका किसका विकास नहीं है, तो आप बताएंगे किसका किसका विकास नहीं है। हमारे यहाँ कौन कौन सा बेसिन, एक तो आपको याद रखना है सरगुजा, और एक है बघेलखंड वाला क्षेत्र हमारे यहाँ फेमस है। आप देख भी पा रहे होंगे, फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। कौन कौन सा? ये है सरगुजा वाला पूरा क्षेत्र, और ये है पूर्वी बघेलखंड वाला क्षेत्र। इसके लिए फेमस कौन कौन सा क्षेत्र है? तो सरगुजा और पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड याद रखना है, ठीक है। कोयला के भंडारण में कौन सा क्षेत्र अग्रणी है, कौन सा उत्पादन में अग्रणी है, बाद में हम पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कोयले के बारे में क्या, कि हमारे यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ऊपरी और निचली है, मध्यम नहीं है। सरगुजा और पूर्वी बघेलखंड वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है जी आगे। क्या है आगे? देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा दक्कन क्रम, और ये है 6वां और अंतिम सेल समूह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दक्कन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो दक्कन क्रम की चट्टानों के बारे में जैसे आप आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा दक्कन क्रम की चट्टानों के बारे में जैसे आप बात करते हैं, इनका विकास कब हुआ ये आपको पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे भैया मेसोजोइक युग के अंतिम समय में, क्रिटेशियस काल में। कब? मेसोजोइक काल के अंतिम समय, अर्थात कब जी? क्रिटेशियस कल्प में, ठीक है। आपको याद रखना है मेसोजोइक काल के अंतिम समय अर्थात क्रिटेशियस कल्प में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। याद रखेंगे दक्कन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? किससे होता है अगर आपसे कोई पूछे तो ज्वालामुखी से उत्पन्न लावा से उत्पन्न बेसाल्ट युक्त लावा से। पहली बात रखना बेसाल्ट युक्त लावा से किसका
निर्माण होता है दक्कन क्रम की चट्टानों का। और दक्कन क्रम की चट्टानों की बात अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे इसके बारे में, दक्कन क्रम की चट्टानों के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप कह देंगे भैया क्या इसमें कौन सा खनिज मिलता है, तो आप बताएंगे खनिज हमको प्राप्ति होती है बॉक्साइट की। किसकी प्राप्ति होती है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, आप बताएंगे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे यहाँ दक्कन क्रम के बारे में अगर आप क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपको क्षेत्र में दिखाई देगा दक्कन क्रम के लिए कुछ क्षेत्र है, जैसे कि ये पूरा हमारा पाट प्रदेश वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ये थोड़ा सा कवर्धा वाला क्षेत्र, वहीं पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा सरगुजा के आसपास वाले क्षेत्र में, और कोरबा वाले क्षेत्र में हल्का सा आपको दिखाई देगा क्या जी, आपको दिखाई देगा दक्कन ट्रैप। तो क्षेत्र भी अगर आपको देखे तो पाट प्रदेश, और क्या याद रखेंगे पाट प्रदेश के अलावा? कबीरधाम या कवर्धा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कोरबा सरगुजा, कोरबा सरगुजा वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। और आपको याद रखना है बेसाल्ट युक्त लावा के लिए, ये नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखने वाली बात है ये, बेसाल्ट युक्त लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये 50 बार पूछा गया प्रश्न है ना, मिट्टी का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे यहाँ जो ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ठीक है, या दक्कन चट्टाने जो है हमारे यहाँ, वो क्या है जी, आपको याद रखना है ये लमेटा या लेटेराइट के रूप में रूपांतरित हो गई, लेटेराइट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है, रूपांतरित। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो है ना, दक्कन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे दक्कन क्रम की चट्टानों से, वो मेनली मैंने आपको बता दिया। बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, ये आपको याद रखना है। हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर मिलता है खनिज वाले चैप्टर में, जब आएंगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, याद कर देंगे वहीं पर क्लास से क्लास में। आज आप सबके लिए जितना भी मैंने यहाँ पर क्लास दिया है, आप CGPSC की तैयारी कर ले, छत्तीसगढ़ के किसी एग्ज़ाम में बैठ जाएं, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है छत्तीसगढ़ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, भूगर्भिक संरचना को, और ना ही आप याद रख सकते हैं, ये भी आप मान के चलिए। ठीक है, आप लालच में पढ़ तो लेंगे पर याद नहीं कर पाएंगे। काम की चीज़ें जितनी हैं उतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा आप सब अब अपने स्वयं का भी प्रयोग कर सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। मैं आपके लिए जितना बेहतर कंटेंट हो सकता है आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको मैं जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। आप लोग हमारे इस क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करेंगे तो इस फ्री क्लासेस का बेनिफिट जो है अधिक से अधिक लोग उठा पाएंगे। और हमारा यह प्रयास है हमारे इस बैच से, जो एक निःशुल्क बैच है मिशन SI है ना, इसका नाम हमने रखा था। इस बैच से अगर कोई एक आदमी, कोई एक स्टूडेंट भी अगर वर्दी लेकर के हमारे पास आ जाएगा तो हम समझेंगे हमारा यह प्रयास जो है सार्थक रहा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले क्लासों में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।